रवि कुमार, स्वागत है आपका रेनेसा आईएएस में। चलिए हम लोग आज कुछ विशेष मुद्दे पर चर्चा करते हैं। चूँकि 11th जेपीएससी मेंस के रिजल्ट बहुत सारे अभ्यर्थी व्यग्रता के साथ इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन रिजल्ट नहीं आ पाए हैं। संभावना बनी थी एक बार कि रिजल्ट आ जाएगी, लेकिन नहीं आ पाई किसी कारणवश। अब तो नए अध्यक्ष की नियुक्ति के बाद ही संभावना है कि रिजल्ट आएगी, उसका इंतज़ार कीजिए। लेकिन रिजल्ट तो आएगा ज़रूर, यह तो यूनिवर्सल ट्रुथ है ना। और आपने बेहतर प्रदर्शन किया है तो निश्चित रूप से आपका इंटरव्यू कॉल होगा। इसमें किसी भी किंतु और परंतु में आप लोगों को नहीं रहना है और अनावश्यक तनाव लेने से बचिए। उसकी जगह जो लास्ट स्टेज चल रहा है, यह आपका बहुत ही क्रूशियल समय है। यहाँ पर आपको बेहतर तरीके से अपने इंटरव्यू पर फोकस रहना है। यहाँ पर स्पेशली हम लोग चर्चा करेंगे कि किस तरीके के आंसर अगर आपने लिखे हैं तो आपके इंटरव्यू कॉल होने की संभावना लगभग तय है ना। क्योंकि यहाँ पर कोई मानक तो नहीं हो सकता है, कोई कटअप निर्धारण बहुत मुश्किल हो जाता है। 550 से ऊपर अगर आपको लगता है कि आ रहा है तो आप फाइनल लिस्ट में आपका नाम रहेगा, उसके लिए निश्चिंत रहिए। लेकिन एक्यूरेट कटअप क्या होगा, 520 होगा, 15 होगा, 525 होगा, उस पर चर्चा बेकार है। क्योंकि कटअप अगर आप क्रॉस भी कर जाते हैं, इंटरव्यू आपका कॉल भी हो जाता है, तो फाइनली तो नहीं होगा ना। अगर बहुत कम आपका मार्क्स रहेगा, कटअप के आसपास आप रहेंगे अपने कैटेगरी में, उसके लिए तो 550 से आपको ऊपर चाहिए। तब भी इंटरव्यू के मार्क्स पर प्रेशर कम रहेगा। लेकिन कटअप के आसपास आपका स्कोर रहता है तो इंटरव्यू पर आपका बहुत ज़्यादा प्रेशर रहेगा। ऐसे भी इंटरव्यू में आपको टारगेट लेकर के चलना चाहिए कि 65 to 70% आ जाए। आयोग के द्वारा दिया जाता है, जब दिया जाता है तो आपको प्रयास करना चाहिए, लेने का प्रयास करना चाहिए उस मार्क्स को। उसके लिए निश्चित रूप से आपको अलग से प्रयास करना होगा। इंटरव्यू की तैयारी आपको करनी होगी। 10, 15, 20, 50 मॉक इंटरव्यू देने से कुछ नहीं होता है। अभी तैयारी कीजिए प्रॉपर वे में, फिर 2-3 मॉक इंटरव्यू भी दे दीजिएगा तो आपका काम हो जाएगा। इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु 11th जेपीएससी के इंटरव्यू बैच को यहाँ पर 30 जून से ही चलाया जा रहा है। प्रॉपर वे में वहाँ नोट्स दिए जा रहे हैं, क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में दिए जा रहे हैं। लाइव क्लास रेगुलर रात को 9 बजे दिए जा रहे हैं, उसका भी लाभ उठा सकते हैं। जिनको खुद से तैयारी करने में समस्या हो रही है, तुरंत उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। बहुत सारे लोग वहाँ पर ज्वाइन कर चुके हैं, बहुत सारे अनुभवी लोग भी वहाँ पर जुड़ चुके हैं जो पिछले 1 या 2 या 3 इंटरव्यू दे चुके हैं। तो आपको काफ़ी लाभ होगा। नोट्स भी मिल जाएगा, क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है उससे भी आप निकल जाएंगे। इसके अलावा जो 14th जेपीएससी मेंस और पीटी के फाउंडेशन कोर्स से जुड़ना चाहते हैं रेनेसा आईएएस की, वह भी शुरू हो चुके हैं। 14th जेपीएससी मेंस के तहत 2 प्राइवेट ग्रुप यहाँ पर हैं। एक ग्रुप जो आपका है उसमें क्लासेस होते हैं और नोट्स आपको दिए जाएंगे 4 जीएस पेपर के, आपको बाहर से कुछ नहीं पढ़ना होगा। दूसरा जो ग्रुप है वह आंसर राइटिंग प्रैक्टिस का ग्रुप है, जहाँ पर भरपूर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होते हैं और वीकली टेस्ट भी वहाँ पर आयोजित किए जाते हैं, डेली टेस्ट एंड वीकली टेस्ट। और ये टेस्ट जो है आपका रेगुलर, जैसे ही आप एडमिशन यहाँ किसी भी कोर्स में ले लेते हैं, 14th जेपीएससी जब तक नहीं होता है आपकी वैलिडिटी बनी रहेगी। और वहाँ एक राउंड क्लास ख़त्म होता है फिर शुरू हो जाता है। क्लास वहाँ कभी नहीं रुकेगा, रेगुलर होता रहेगा। यहाँ पर किसी भी तरीके का अन्य कोर्स पर ध्यान विशेष नहीं दिया जाता है, सिर्फ हमारा फोकस जो रहता है जेपीएससी रहता है। और यहाँ किसी तरीके के ऑफ़र वगैरह की भी व्यवस्था जनरली नहीं रहती है कि ऑफ़र आपको दिया जा रहा है कि 50% छूट, 40% छूट। जितना न्यूनतम संभव होता है एक बार शुल्क रख दिया जाता है, उसी में एडमिशन होता है। क्योंकि यहाँ ऑफ़र दे करके आपको किसी तरीके के भ्रम की स्थिति में नहीं रखना है। जो उचित शुल्क है वो लिया जाता है, प्लस यहाँ पर भरपूर मेहनत आपके ऊपर किया जाता है बाहर से, ताकि आपको किसी भी तरीके के बुक्स वगैरह की ज़रूरत फिर ना पड़े। आप पूरी तरीके से यहाँ के नोट्स पर डिपेंड हो सकते हैं और आपके थॉट्स को डेवलप करवाने का प्रयास किया जाता है। अब आते हैं हम लोग कि 11th जेपीएससी मेंस पर, है ना। 11th जेपीएससी मेंस आप लोग लिख चुके हैं, 24 जून को आपको समाप्त, 2 महीने से अधिक हो चुके हैं, 3 दिन क्रॉस कर गए हैं।
रिजल्ट मेरे विचार से काफ़ी ऐसे स्थिति में आपके दिमाग में भी बहुत सारे चीज़ चल रहे होंगे कि आखिर हमारा इंटरव्यू कॉल होगा या नहीं, है ना। बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनका एग्ज़ाम बहुत सारा अच्छा नहीं गया होगा तो वो लगभग निश्चिंत होंगे, लेकिन जिनका ठीक गया होगा या जो जिनका एवरेज गया होगा वो थोड़ा सा ज़्यादा परेशान होंगे कि हमारा रिजल्ट होगा या नहीं, है ना। पहला काम तो रहना है, आपको पॉजिटिव रहना है। कुछ क्राइटेरिया मैंने फिक्स करने का प्रयास किया है, उसके आधार पर आप अपना आकलन कर सकते हैं। देखिए, यह मुख्य परीक्षा है। मुख्य परीक्षा में आपकी पिछले 1-2 वर्षों में किस प्रकार से आपने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस को महत्व दिया है, वह बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करेगा आपके फाइनल सिलेक्शन में, आपके इंटरव्यू कॉल में। अगर पिछले 1-2 साल में अच्छी तरीके से या औसत रूप से भी आप आंसर राइटिंग के प्रति काफ़ी कॉन्शियस रहे हैं, अथवा आंसर राइटिंग के साथ साथ आप सारे मटेरियल्स को बार बार रिवीजन करते रहें, जो भी जेपीएससी मेंस का सिलेबस है, तो निश्चित रूप से आपके इंटरव्यू कॉल होने की संभावनाएं बेहतर हैं अगर आपने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस निरंतर किया है ना। पहला जो यहाँ पर क्राइटेरिया आपका फिक्स किया गया है कि आपने सारे प्रश्न अटेम्प्ट किए हैं, है ना। जितने भी पेपर हैं, साहित्य पेपर से लेकर के बाकी 4 जीएस पेपर, हिंदी इंग्लिश तो चलिए क्वालिफाइंग है, वो आप लोगों ने ठीक ही किया होगा, लेकिन जीएस पेपर में अगर आपने सारे पेपर, सारे क्वेश्चंस को आपने अटेम्प्ट लिया है बेहतर तरीके से, तो निश्चित रूप से आप आशा रख सकते हैं, पहला शर्त है। लेकिन सिर्फ सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर देने से ही इंटरव्यू कॉल नहीं हो जाता है ना। सारे क्वेश्चन में आपका वर्ड लिमिट बहुत इम्पोर्टेंट अदा करता है ना। जैसे साइंस है या फिर लिटरेचर पेपर है, यहाँ पर वर्ड लिमिट आपका बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। शब्द सीमा में साइंस में 500 to 600 में अगर आप नहीं लिख पाते हैं तो 5 क्वेश्चन प्लस 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट करना काफ़ी टफ रहा होगा। जिन्होंने इसका पालन किया होगा, पालन तभी आप कर पाएंगे जब पिछले 1-1.5 वर्षों से आप रेगुलर प्रैक्टिस में रहे हों। प्रैक्टिस अगर वर्ड लिमिट का पालन आपने किया होगा साइंस लिटरेचर में, तो वहाँ अच्छे मार्क्स आएंगे। अब रहा बात बाकी 3 जीएस पेपर का, वहाँ भी वर्ड लिमिट का काफ़ी वैल्यू है, इसमें कोई दो मत नहीं है। 4 क्वेश्चन है, इट मीन्स 3200 शब्द जो है 3 घंटे में बेहतर तरीके से जनरली लिखा जा सकता है। तो 700 से 750 शब्द के बीच में अगर आपने लिखा है, किसी किसी क्वेश्चन में आप 600-650 भी लिखे हैं, वो भी चलेगा, लेकिन 700 वर्ड्स आप लिख सकते हैं इन 3 पेपर्स में, क्योंकि 4 ही क्वेश्चन लिखना था, तो वहाँ पर 700-750 वर्ड्स जिस क्वेश्चन के उत्तर में संभावना है, वहाँ पर आपका अगर आपने मेंटेन किया है तो निश्चित रूप से आप इंटरव्यू कॉल के लिए एक और क्राइटेरिया को पूरा करते हैं। वर्ड लिमिट के साथ साथ समय प्रबंधन का भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है ना। यानी कि जैसे आपके 4 क्वेश्चन थे, चारों को आपने बराबर समय दिया या नहीं, ओके। उसके अलावा हर क्वेश्चन के अंदर का भी टाइम मैनेजमेंट बहुत इम्पोर्टेंट होता है, उसको आपने फॉलो किया या नहीं। किसी भी क्वेश्चन में, अब अलाउद्दीन खिलजी का आलोचनात्मक परीक्षण आया था, है ना, तो बाजार नीति भी लिखना था, आलोचना भी करना था, परीक्षण भी करना था। बाजार नीति को आपने कितना शब्द दिया, आलोचना को कितना शब्द दिया, परीक्षण को कितना शब्द दिया, ये उसका इंटरनल मैनेजमेंट हुआ। अगर हर क्वेश्चन का भी आपने इंटरनल मैनेजमेंट बेहतर किया है और पूरे प्रश्न पत्र का भी टाइम प्रबंधन, आपका समय प्रबंधन ठीक है, आप एक और क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं कि आपका इंटरव्यू कॉल हो जाए। एमसीक्यू एवरेजली इस बार ठीक ठाक थे, कुछ क्वेश्चन टफ भी थे, कुछ एवरेज भी थे, है ना। अगर आपने 50 से ज़्यादा किया है तो एक क्राइटेरिया को और पूरा करते हैं। अगर 50 से एक आध कम भी है तो चिंता की बात नहीं है। 50 के आसपास अगर आप हैं और अगर और अधिक है, आपका 60 है, 60 से अधिक है, तो ये बोनस पॉइंट आपके लिए है, इसमें कोई दो मत नहीं है। कहीं पर भी कुछ गड़बड़ी हुई है किसी लॉन्ग क्वेश्चन में, है ना, तो उसको ये आपका कंपनसेट करेगा, है ना। उसके अलावा आपका एक लिटरेचर पेपर है ना। लिटरेचर पेपर में तो सारे का समान वैल्यू होना चाहिए, लेकिन पिछले 2 जेपीएससी में देखा गया है कि खोटा जो है हावी रहा है और
जनजातीय और क्षेत्रीय भाषाओं, जनजातीय भाषाओं में संथाली पेपर जो है हावी रहा है, और अन्य भाषाओं में जनजातीय और क्षेत्रीय को हटा दिया जाए तो इंग्लिश हावी रहा है। तो इंग्लिश से, खोटा से और संथाली से ठीक ठाक सिलेक्शन हुए हैं छठे और सातवें में। इसी का परिणाम रहा कि 11वें जेपीएससी में आपने देखा कि 80 से 85% अभ्यर्थी जो हैं खोटा को ले लिए हैं। नागपुरी का परसेंटेज भी भारी, उसमें कटौती आ गया है। इसलिए अगर खोटा से ज़्यादा इस बार रिजल्ट आता है तो कोई विशेष आश्चर्य की बात नहीं है। इसका ये कारण नहीं है कि खोटा और नागपुरी के बीच भेदभाव होगा, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा कैंडिडेट हैं तो ज़्यादा रिजल्ट आएगा। लेकिन नागपुरी के साथ पिछले बार 7वें की तरह भी ही लो मार्किंग होगी, ऐसा कहना गलत है। हर सब्जेक्ट से आपका सिलेक्शन होंगे, लेकिन चूँकि खोटा से ज़्यादा लोगों ने खोटा का चयन किया है तो निश्चित रूप से वहाँ से ज़्यादा रिजल्ट की संभावना है ना। और जहाँ तक जनजातीय भाषा है वहाँ संथाली से बेहतर रिजल्ट रहने की संभावना है, क्योंकि संथाली का ज़्यादा वहाँ सिलेक्शन होता है। और इन दोनों को छोड़ करके बाकी में आपका हिंदी और इंग्लिश है, जिसमें इंग्लिश में ज़्यादा बेहतर संभावना है कि सिलेक्शन होगा। एक है आपका क्वेश्चन सिलेक्शन। आपके हाथ में जब प्रश्न पत्र आता है, लिटरेचर पेपर का मैंने चर्चा कर दिया, प्लस जीएस पेपर्स के जो भी क्वेश्चन पेपर्स आते हैं, कई में तो सिलेक्शन है ही नहीं, हिस्ट्री ज्योग्राफी में भी है सिलेक्शन, लेकिन 8 सेक्शन करके जाना संभव नहीं है। फिर भी मान के चलते हैं कि सारे में आपके सिलेक्शन की संभावनाएं हैं। आपने कौन सा प्रश्न चयन किया, कहीं आप इमोशनल हो करके तो चयन नहीं किए। जहाँ पर आप बेहतर प्रदर्शन कर सकते थे उसका चयन आपने किया या नहीं, और अन्य कुछ स्थितियों को ध्यान में रख करके प्रश्न का चयन किया या नहीं कि उसका उत्तर लिखना है, उस पर भी आपका डिपेंड करेगा आपका इंटरव्यू कॉल की संभावना। यानी कि अगर यहाँ पर आप परफेक्ट हैं कि जो क्वेश्चन आपको बहुत बेहतर तरीके से आप हर दृष्टि से उस उत्तर को लिख सकते थे, उसका सिलेक्शन हर सब्जेक्ट में आपने किया है, तो एक और क्राइटेरिया को आप फुलफिल करते हैं कि आपका इंटरव्यू निश्चित रूप से कॉल होगा। वर्ड लिमिट पर मैंने चर्चा कर दिया है। ओके, आपके हर उत्तर में प्रेजेंटेशन कैसे हैं, मौलिकता है या नहीं आपके उत्तर में, है ना। कॉपी पेस्ट वाली सिचुएशन तो नहीं है। मौलिकता तब आती है जब आपके अंदर नॉलेज होते हैं, आप में विश्लेषण करने की क्षमता होती है। किसी राइटर के बुक पढ़ने से मौलिकता नहीं आती है ना, उचित गाइडेंस से आपके मौलिकता आते हैं। यहाँ रेनिसा इसमें जो 14th जेपीएससी मेंस के क्लासेस चल रहे हैं या 11th के चले थे, इसी चीज़ पर बल दिया जाता है कि आप में चूँकि आप भी बैचलर हैं, तरह तरह की डिग्रियां आपके पास हैं, तो हल्का सा आपको गाइड मिल जाता है तो निश्चित रूप से आपकी मौलिकता बाहर आने लगती है और किसी भी उत्तर को अपने तरीके से आप लिख सकते हैं। अगर इन चीज़ों में आप सक्षम रहे हैं, अपने अनुसार आपने मैनेज किया है, जिससे परीक्षक जैसे ही कॉपी देखे बाकी लोगों से अपने आप अलग दिखने लगे। ओके, तो प्रेजेंटेशन बहुत बेहतर है। प्रेजेंटेशन के विविध तरीकों का आपने प्रयोग किया है ना। प्रेजेंटेशन का अर्थ नहीं होता है बस बीच बीच में पॉइंट लिख दिए, उसका नहीं, या सारा का सारा आपका फ्लो चार्ट ही बना करके रख दिए। हर चीज़ का मिक्सिंग होना चाहिए, एक बेहतर भूमिका होना चाहिए। क्वेश्चन का स्टार्टिंग होता है भूमिका। पहली बार आप परिचय देते हैं परीक्षक को इस प्रश्न के बारे में, उससे बहुत कुछ कैच कर लेता है आपके लिखने के तरीके से, भूमिका के लिखने के तरीके से। भूमिका में आपने कोट्स स्टेटमेंट्स का यूज किया या नहीं, वह भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। उसके बाद मेन बॉडी पार्ट आता है। प्रेजेंटेशन का खेल वहीं पर होता है। प्रेजेंटेशन के हज़ारों तरीके हो सकते हैं, आप खुद भी क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें कुछ पॉपुलर फॉर्म जो हैं, टेबल फॉर्म में आपने लिखा या नहीं, फ्लो चार्ट आपने बनाया या नहीं, मैप बनाया या नहीं, बीच बीच में छोटे छोटे पैराग्राफ लिख करके अपने प्रेजेंटेशन को और प्रभावी बनाया या नहीं, ज़रूरत पड़ने पर आपने कुछ कुछ महत्वपूर्ण सेंटेंस को, कुछ कुछ महत्वपूर्ण वर्ड्स को आपने अंडरलाइन किया या नहीं। ठीक है, प्रेजेंटेशन के और भी जितने भी रूप होते हैं, सन डायग्राम, सेमी सन डायग्राम, पिक्टोग्राफ, है ना, उन सारे चीज़ों का आपने किस तरीके से बेहतर तरीके से प्रयोग किया है, वो निर्धारित करेगा प्रेजेंटेशन, वही निर्धारित करेगा आपका मौलिकता।
ये सारा आएगा कि पिछले 1-1.5 वर्षों में आपने कैसा प्रैक्टिस किया था, उससे ही आप एग्ज़ाम हॉल में इसको मैनेज कर पाएंगे। अगर यहाँ अपने आप को परफेक्ट पाते हैं, निश्चित रूप से एक और क्राइटेरिया को आप फॉलो करते हैं, फुलफिल करते हैं कि आपका इंटरव्यू निश्चित रूप से कॉल होगा। राइटिंग आपकी कैसी है? सिविल सेवा में मैं शुरू से बताता हूँ कि राइटिंग बेहतर आप कर सकते हैं। बहुत लोगों के राइटिंग थोड़े से बचपन से डिस्टर्ब रहते हैं क्योंकि ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन पिछले 1-1.5 वर्षों में अगर आपने ध्यान दिया होगा तो निश्चित रूप से आपने राइटिंग को सुधार लिया होगा। किसी भी समस्या को सिर्फ छोड़ देना भी वो सॉल्व नहीं करता है। समस्या को अगर स्वीकार कर लेते हैं, अपनी कमियों को स्वीकार कर लिए, उसको सुधारने का प्रयास आप शुरू कर देते हैं, कुछ दिनों में ही राइटिंग कौन सी बड़ी बात है। तो राइटिंग, लेकिन 11th मेंस का एग्ज़ाम हॉल का मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पर अगर आपने ऐसा राइटिंग लिखा है जिससे पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं हो तो कोई चिंता नहीं है ना। लेकिन पढ़ने में समस्या आएगी तो आप खुद सोचिए, जब कोई पढ़ ही नहीं पाएगा तो आपको मार्क्स क्या देगा? जितना भी आप अच्छा लिखे हो, जितना भी अच्छा प्रेजेंटेशन हो, सब बेकार हो जाता है। लेकिन अगर पढ़ पाएगा तो आपको मार्क्स मिलेगा। लेकिन जिनका राइटिंग बहुत ज़्यादा बेहतर है उनको 1 से 1.5% का तो लाभ मिलेगा, है ना। पढ़ भी पाए और राइटिंग बेहतर, क्योंकि बेहतर राइटिंग प्रेजेंटेशन को और बेहतर कर देता है। जिनका एक अच्छा राइटिंग है और एक थोड़ा एवरेज राइटिंग है, दोनों को मिला करके देखिए किनका प्रेजेंटेशन ज़्यादा बेहतर लगेगा, कौन ज़्यादा आकर्षित करता है। निश्चित रूप से जिनका राइटिंग बेहतर है वो ज़्यादा आकर्षित करेगा उसका प्रेजेंटेशन, है ना। इसलिए 14th जो भी टारगेट कर रहे हैं अपने राइटिंग पर अभी से ध्यान दीजिए। उसका सिंपल सा तरीका है, इंग्लिश मीडियम हो या हिंदी मीडियम हो, उसके अल्फ़ाबेट्स को हर दिन लिखिए। टू द पॉइंट आंसर, प्रश्न में जो भी पूछा गया है ना, प्रश्न में जो भी पूछा गया है उसी का आपने उत्तर दिया है, ज्ञान का बखान आपने नहीं किया है। तो टू द पॉइंट आंसर अगर आपने लिखा है, सारे के सारे प्रश्नों को राइटिंग ठीक ठाक लिखा है या बहुत बेहतर लिखा है, तो भी इन क्राइटेरिया को आप आराम से फुलफिल करते हैं और इंटरव्यू आपका निश्चित रूप से कॉल होगा। फ्लो, उत्तर का फ्लो आपने ठीक रखा है, यानी कि जो भी प्रश्न में पूछा गया था उसके अनुसार आप उत्तर लिखे। फ्लो कौन निर्धारित करेगा? फ्लो पढ़ने वाला निर्धारित करेगा या लिखने वाला? जो भी आपके उत्तर को पढ़ रहा है एग्जामिनर, उसको जैसे ही उसने भूमिका से शुरू किया निष्कर्ष तक वो पहुंच गया। एक तो उसको समय कम लगा होगा आपको पढ़ने में, दूसरा उसको इंटरेस्ट भी आया होगा, बीच बीच में उसने पढ़ा भी होगा आपके आंसर को। निश्चित रूप से आपके अच्छे मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि जब फ्लो में कोई भी चीज़ रहता है, कोई भी आंसर रहता है, तो पढ़ने वाला उसमें खो जाता है, मजबूर हो जाता है पढ़ने को। अगर ये स्थिति आपने परीक्षा के लिए उत्पन्न कर दी है, एक क्राइटेरिया को और फुलफिल आप करते हैं, आपका निश्चित रूप से इंटरव्यू कॉल होगा। आराम से इंटरव्यू का तैयारी कीजिए। और सबसे बड़ी बात है, जब आपने एग्ज़ाम दिया था 24 तारीख को शाम को निकले थे, आप सेल्फ कॉन्फिडेंट थे कि हाँ एग्ज़ाम ठीक रहा है। उसके बाद प्लस माइनस होते हैं, सोशल मीडिया का ज़माना है, तरह तरह की चीज़ बोलते हैं तो अप डाउन दिमाग होता रहता है। उस समय आपका सबसे अच्छा आपका अपना वैल्यूएशन करने का समय होता है कि आपने कैसा दिया। अपना मूल्यांकन जो आपने किया वो उस समय आपने क्या किया था, बेहतर किया था, एवरेज किया था या ख़राब किया था, है ना, कि बहुत अच्छा नहीं रहा। उस समय अगर आपने बेहतर अपना मूल्यांकन किया था, निश्चित रूप से एक और क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं, आपका इंटरव्यू कॉल होगा। 100% निश्चिंत रहिए। यही सारे क्राइटेरिया थे। सबसे बड़ी चीज़ है आपका आत्मविश्वास। अपने विश्वास को बनाए रखें, अनावश्यक विवादों में नहीं पड़े। 5500 में ही 1000 का इंटरव्यू कॉल होने वाला है, कहीं बाहर से और तो आने वाले कैंडिडेट नहीं हैं। 20%, 18 to 20% चांसेस हैं कि आपके इंटरव्यू कॉल हो जाएंगे। 2.5 लाख एग्ज़ाम दिए थे आपके प्रीलिम्स के, उसमें मात्र 7000 का कॉल हुआ था। 2,43,000 छट गए हैं कैंडिडेट, उसके बाद आपको अवसर मिला था। अब आपको 1000 कैंडिडेट में आने का एक बेहतर अवसर है। 18% एक बहुत बड़ा रेशियो होता है, उसके बाद यह परसेंटेज बढ़ करके 33% हो जाएगा। अभी भी आपके हाथ में 100 मार्क्स है, उसका भरपूर यूज कीजिए, मिस नहीं होना चाहिए। जहाँ तक इंटरव्यू की बात है,
कुछ पॉइंट्स को ध्यान आप लोग रखेंगे। डिस्ट्रिक्ट अपना अच्छा से तैयारी कीजिए, डेली बोलने का प्रयास कीजिए, वहाँ से रिलेटेड अपना बायोडाटा बहुत बेहतर रखिए, बायोडाटा को बहुत बेहतर रखिए, वहाँ से प्रश्न रहेंगे। अगर आपका कोई भी लिटरेचर पेपर ऐसा है जो रीजनल लैंग्वेज वगैरह है तो उसमें इंट्रो देने को कहा जा सकता है। इंट्रो देने के दौरान जो भी आप बोलेंगे वहाँ से फिर प्रश्न बनेंगे, इसलिए अपने इंट्रो में आप जो भी चीज़ों को शामिल करने वाले हैं उसके बारे में ठीक ठाक तैयारी कर लीजिए। आप ही का लाइफ हिस्ट्री है, अपने लाइफ हिस्ट्री के बारे में ही आप वहाँ पर बोलने में गड़बड़ाएंगे, ये कहीं से उचित नहीं है, नेगेटिव जाता है, इसलिए उसको आपको अच्छे तरीके से तैयारी करना है। अभी जो है फ्लैगशिप जितने भी प्रोग्राम हैं झारखंड सरकार के, चाहे मैया योजना झारखंड का हो, इसका ठीक ठाक नॉलेज रखिए, बिजली माफ़ी योजना हो, बिजली का बिल माफ़ी योजना हो, कितना यूनिट तक माफ़ हो जाएगा, अब तो पूरा माफ़ करने की बात की गई है मुख्यमंत्री के द्वारा। फूलो झानो योजना हो, सावित्रीबाई फूले से रिलेटेड जो योजना हो, साइकिल वितरण योजना हो, सारे पर आप कंट्रोल रखेंगे। झारखंड सरकार का जो आपका कार्यपालिका नियमावली में संशोधन की बात की गई है कि जो केंद्रीय जांच एजेंसियां हैं उनको अनुमति लेना होगा किसी भी नेता या मंत्री के विरुद्ध जांच करने से पहले। इसके अलावा हाल ही में आपका आया है यूपीएस, तो एनपीएस और यूपीएस में आपको डिफरेंस क्लियर होना चाहिए। ओपीएस के बारे में भी जानकारी रखिए, क्योंकि सरकार द्वारा घोषणा की गई है झारखंड सरकार के द्वारा कि ओपीएस को लागू किया जाएगा। उसके अलावा शेख हसीना और बांग्लादेश इशू को देख सकते हैं, यूक्रेन दौरा, हर दिन आपके लिए कुछ कुछ टॉपिक जो हैं आते रहते हैं। झारखंड के टॉपिक्स पर विशेष ध्यान रखिए, पिछले 2 महीने के टॉपिक्स पर ध्यान रखिए। अपने ज़िले के पिछले 1-2 वर्षों में कुछ ऐसी घटनाएं हुई हों उसको ध्यान रखना है, जिला के मैटर पर बोल रहे हैं। और झारखंड के लेवल पर भी पिछले 1 वर्षों में कुछ अगर ऐसा घटना हुआ है, जैसे हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी ईडी के द्वारा, घटना तो जनवरी के आसपास की, जनवरी फरवरी की, लेकिन फिर भी वो इम्पोर्टेंट बना रहेगा इंटरव्यू में निश्चित रूप से। इसके अलावा जो भी आपके ऑनर्स पेपर रहे हैं, लिटरेचर पेपर हैं, इसके बारे में एवरेज जानकारी होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ तक आपके नोट्स की बात है तो इंटरव्यू के लिए भी नोट्स ज़रूरी है, प्रॉपर वे में उसको नोट्स को बनाना है कॉपी में। ज़्यादा दिक्कत हो रहा तो यहाँ के इंटरव्यू प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं। 11th जेपीएससी के लिए चल रहे हैं, सीडीपीओ के लिए भी इंटरव्यू प्रोग्राम यहाँ पर रनिंग है, वहाँ पर भी नोट्स दिए जा रहे हैं। एलएसडब्ल्यू के भी वहाँ पर नोट्स दिए जा रहे हैं, जहाँ जहाँ से एलएसडब्ल्यू से इंटरव्यू के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जो भी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।